हनी ट्रैप में फंसा बाड़मेर का राम सिंह। आईएसआई से संपर्क का खुलासा। पाक महिला एजेंट के हनी ट्रैप में फंसा ये राम सिंह 1 साल से पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर दूर है राम सिंह का गांव। बाड़मेर में बीजराड़ के उम्मीदपुरा का ये रहने वाला बताया जा रहा है। चूरू में ऑपरेशन सरहद के तहत गिरफ्तार किया गया। और उदयपुर में कर्फ्यू में ढील मिली है। उदयपुर में 12 घंटे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। कर्फ्यू में लगातार ढील को बढ़ाया जा रहा है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। शांति की राह पर उदयपुर चल पड़ा। दोपहर 12 बजे के बाद इंटरनेट सेवा बहाल की संभावना है। जगन्य कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद फैले तनाव के बाद में अब उदयपुर एक बार फिर शांति और अमन की राह पर लौट चला है। आप देखिए कि आज उदयपुर में कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई है और उसके बाद में सुबह सुबह का समय है, लेकिन लोगों की आवाजाही सड़कों पर आप देख सकते हैं। लोगों का सड़कों पर निकलना शुरू हो चुका है। एक तनाव लोगों के मन में 28 तारीख से जब से ये घटना घटित हुई उसके बाद में व्याप्त था, लेकिन अब आप देखिए कि लोग जो हैं पूरे विश्वास के साथ में घर से बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि उदयपुर में शांति बहाली हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि उदयपुर में अब कर्फ्यू में ढील दी गई है, अब आप क्या अपना व्यापार वापस कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं ना, हम शांति मिली हमको भी। भाई तो 2-4 दिन घर पे थे ना, तो थोड़ी राहत नहीं मिली खाने पीने का। ये एक चीज़ है, सबके लिए तकलीफ हो गई थी। सब्जी बेची, वो बेचा, ये बेचा, 4-5 दिन वापस हमारे व्यापार पे आ गए। ये जो घटना घटित हुई है कुछ लोगों ने घटित कर दी और उससे पूरे जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। और उस पूरे लोग हिंदुस्तान बर्बाद हुए इससे। सर ये आमजन को बहुत राहत मिली। इससे क्या गरीब तबका जो है, जो मीडियम क्लास है, जो खाने के लाले पड़ गए, उनके लिए बहुत राहत की बात है। ये कर्फ्यू प्रशासन ने जो डील दी है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या और सारे प्रशासन, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो घटना हुई उसके बाद जो तनाव पूरे शहर में आया था, अब आपको लगता है कि उससे राहत मिली है? सर बहुत राहत मिली है। उससे आमजन जो है बहुत मतलब शांति प्रिय है। यहाँ की जनता जो है शांति चाहती है। यहाँ की जनता क्या पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया की शांति चाहती है। 5 दिनों से पर्यटन लगभग शून्य पे आ गया है। कोरोना के कारण उभरे नहीं थे। ये जो घटना हुई है अभी ऑक्यूपेंसी नहीं के बराबर होगी। पर्यटक जो आए थे वो भी सब उदयपुर खाली करके चले गए हैं। अब जैसे जैसे कर्फ्यू की समय सीमा समाप्त होगी फिर हमें उम्मीद है कि हालात पुनः सामान्य होंगे और पर्यटन अपना पुनः रफ्तार पकड़े। काफ़ी समय से लोग बहुत परेशान हो रहे थे। पहले भी कर्फ्यू लगा था लॉकडाउन में, तभी परेशान थे, अभी परेशान हो गए। उदयपुर में अब स्थिति नियंत्रण में है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि लगातार कर्फ्यू में जो ढील देने का जो दायरा है वो बढ़ा है और जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उससे इस बात को माना जा सकता है कि लोगों के मन में वो जो घटना 28 तारीख को घटित हुई थी उसका जो भय था वो काफी हद तक कम हुआ है और एक विश्वास एक बार फिर इस शहर के प्रति जागृत हुआ है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो उदयपुर में लगातार हालात सामान्य होते हुए और ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कन्हैया लाल के घर पहुंचे हैं कन्हैया लाल के परिवार वालों से मिलने के लिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मिलकर जा चुके हैं और अब बीजेपी नेताओं के आने का सिलसिला यहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कन्हैया लाल के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कन्हैया लाल के पुत्र इस समय उनकी वहां पर मौजूद हैं जो गजेंद्र सिंह शेखावत से इस समय मिल रहे हैं। भाई साहब
सूरज थोड़ा साइड में हो जाए, सब आगे आ जाएंगे अभी। हेलो हेलो, अरे महेश भाई क्या हाल है? कोई तरीका थोड़ी ना है यार। और विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, अब जो है वो बीजेपी नेताओं के आने का सिलसिला उदयपुर में शुरू हुआ है कन्हैया लाल के परिवार वालों से मिलने के लिए। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगी। हत्याकांड के मामले को आज 7 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद आज गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वे अभी यहाँ पर कन्हैया लाल साहू के घर जस्ट अभी कुछ मिनट पहले ही पहुंचे हैं। वे उनके बेटे यश, तरुण और अन्य परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद देर शाम को जो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, वे यहाँ पर आएंगी और वे भी इन परिजनों से मुलाकात करेंगी। उसके पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा नेता दिल्ली से कपिल मिश्रा भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक बड़ा जो अमाउंट है, जो आर्थिक जो सहायता है, वो यहाँ पर उनको कन्हैया लाल साहू के परिजनों को मुहैया कराई थी। तो ऐसे में नेताओं के जो पहुंचने का सिलसिला है, जो अभी तक भी जारी है। और अब जब हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अपने कन्हैया लाल साहू के परिजनों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, पूरी घटना के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और उनसे वही जो परिजन है, जो उनका बेटा है यश और तरुण, वे इस वक्त कमरे में मौजूद हैं। वे पूरी घटना के बारे में एक एक बात जो है वो केंद्रीय मंत्री को बता रहे हैं और जानकारी पूरी तसल्ली से दी जा रही है कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और भी तमाम जो भाजपा के जो स्थानीय जो उदयपुर के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ में क्योंकि आज सुबह ही गजेंद्र सिंह शेखावत के उदयपुर आने का एक जो है दौरा बना था, जहाँ पर इसमें सबसे पहले जो है आज कन्हैया लाल साहू के परिवार से बातचीत करने की इसमें पहल है। उसके बाद वे आगे भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करेंगे। फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय बातचीत भी करते हुए कन्हैया लाल के पुत्र से। विष्णु, आपकी भी लगातार जो है वो बात हो रही है कन्हैया लाल के परिवार से। जो कुछ इस हत्याकांड के बाद में हुआ, सरकार ने जिस तरीके से रिएक्ट किया या तमाम नेता मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या वो मानते हैं कि उसके बाद में जो भी कार्रवाई हुई, हालांकि यह हत्याकांड दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसके बाद में सरकार का जो रिएक्शन था वो संतुष्टिजनक था? बिल्कुल, कन्हैया लाल साहू के दोनों बेटे यश और तरुण से हमारी लगातार बातचीत हुई है पिछले दिनों में और उनका कहना है कि शुरुआत में पुलिस ने जितनी लापरवाही बरती थी, जिसमें उनकी पिता की जान भी चली गई, वहीं पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पुलिस प्रशासन जो हरकत में आया, सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी थे, जो कि हत्याकांड में लिप्त थे, उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद उनकी साजिश में जो अब नाम सामने आ रहे हैं, वे नाम जो हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। पूरे मामले की तफ्तीश SIT से अब NIA को दी जा चुकी है। तो अब उनके बेटों का ये कहना है कि वे इस पूरी जांच से संतुष्ट हैं और उनका सिर्फ एक ही मांग है कि उनके जो पिता के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। जल्द से जल्द NIA इस पूरे मामले की तफ्तीश करे और कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए अहम साक्ष्य और जो तथ्य हैं उनको जुटाए, उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हो, जो ट्रायल है वो बहुत मजबूत तरीके से हो, ताकि उनके पिता के हत्यारों को कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फांसी की ही सजा सुनाए। तो ऐसे में लगातार जो परिजनों से बातचीत के बाद एक ही उनकी मांग है कि हमको हमारे पिता के हत्यारों को फांसी की सजा से कम कोई सजा नहीं चाहिए और उनको लगता है कि उम्मीद है कि इस तरह की जांच NIA करेगी और SIT ने भी जो अनुसंधान प्रारंभिक तौर पर किया है, वे अनुसंधान करने के बाद उसके बाद लगता है कि कोर्ट भी जब भी इनके खिलाफ ट्रायल होगा, उसके बाद फांसी की सजा इन दोनों आरोपियों को सुनाई जाएगी। फिलहाल NIA ने अभी तक 10 दिन का रिमांड चारों आरोपियों को लिया है और NIA की टीम अब माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ में ही कैंप करेगी। जो चारों आरोपी हैं उनसे पूरे घटनास्थल पर, घटनास्थल के अलावा जहां इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा गया, जिन फैक्ट्री में वीडियो बनाए गए, उन सभी जगहों पर उनको ले जाया जाएगा, उनसे मौका तस्दीक कराया जाएगा। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान क्रिकेट संघ की बैठक शुरू, RC एकेडमी में यह बैठक चल रही है। वैभव गहलोत की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में 3 जिला संघ के संबंध में चर्चा होगी। राजस्थान प्रीमियर लीग और स्टेडियम पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी।
तो आरसीए में बैठक शुरू हो चुकी है। और महेश धादिच हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेश, बैठक शुरू हो चुकी है, लंबा खींचने की उम्मीद है बैठक की, क्योंकि बहुत सारे एजेंडे इस बैठक पर रहने वाले हैं। पूरी शुरुआत जो है उसकी होने जा रही है। यहाँ पर अध्यक्षता आरसीए के जो अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत वो कर रहे हैं। सचिव महेंद्र शर्मा बैठक में मौजूद हैं। संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर इस बैठक में, उपाध्यक्ष अमीन पठान है वो यहाँ पर पहुंच गए और तमाम जो जिला संघ हैं उनसे करीब 30 जिला संघ जो है 33 में से वो यहाँ पर अभी मौजूद है। संभवतः डूंगरपुर और धौलपुर के प्रतिनिधि और भरतपुर के प्रतिनिधि का जो है अभी इंतजार इसमें बैठक में है। सबसे महत्वपूर्ण मसला जो है इस तरह से है कि इसमें जो कभी ललित मोदी से जुड़े रहे जो जिला संघ थे, जिसमें कि ये माना जाता है कि श्रीगंगानगर, अलवर और जो नागौर हैं उन जिला संघों से जो है ललित मोदी का जुड़ाव रहा था। और उन जिलों से जो है ओम्बुड्समैन ने ये कहा है कि अब किसी तरह का उनका अगर जुड़ाव नहीं है तो इस संबंध में एक एफिडेविट जो है वो आरसीए को देना था और उन शर्तों का जो पालना है वो इन जिला संघों को करनी थी। आज उस पर मसले पर भी जो है चर्चा हो सकती है, किस रूप में जो है इन 3 जिला संघों ने पालना की है या नहीं है, उनके भविष्य को लेकर के भी जो है वो इस पर चर्चा हो सकती है। उसके साथ में जो राजस्थान प्रीमियर लीग एक लीग का जो आयोजन है वो आरसीए की तरफ से यहाँ कराया जाना है। उसमें किस तरह से उसका आयोजन होगा, कहा जा रहा है कि आईपीएल की तर्ज पर इस प्रीमियर लीग को खुद अपने आरसीए जो है यहाँ पर लाने जा रहा है, तो उसको लेकर के भी जो है चर्चा होगी कि कितना यहाँ क्रिकेट का टैलेंट है, उसको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश आरसीए की तरफ से की जाएगी। और साथ ही में जो नया स्टेडियम है वो उसको किस तरह से जो है अभी तक कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ है उसके संबंध में भी जो है सदस्यों से यहाँ पर बातचीत होगी और उनको जानकारी जो है वो दी जाएगी। और साथ में आरसीए के जो नियमित कामकाज है और किस तरह से आगे की जो रूपरेखा प्लान की है, जो विकास को लेकर के जो डेवलपमेंट का प्लान है आरसीए का, उसको लेकर के भी जो है आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत अपने तमाम जो साधारण जो सभा के मेंबर्स हैं उनके बीच में रखने वाले हैं। तो इन्हीं खास मसलों पर जो है वो बातचीत रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मसला 3 जिला संघों को लेकर के है कि उनके संबंध में किस तरह का डिसीजन जो है वो होता है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण फैसला होगा आरसीए का कि 3 जिला संघ जो कभी ललित मोदी से जुड़े रहने की बात जिनके लिए कही जाती थी, आज उन 3 जिला संघों का कहना है कि वे किसी भी रूप में जो है ललित मोदी से जुड़ाव नहीं रखते हैं। और इस संबंध में उन्होंने जो है अपनी पालना जो है वो भी आरसीए को सौंप दी है। और इसके साथ में उनका ये भी कहना है कि अब कई नई शर्तें जो है वो उनके ऊपर लागू की जा रही, कि 2005 से जो है उनके लेखा जोखा जो है उनका मांगा जा रहा, अकाउंट्स मांगे जा रहे हैं। तो इस रूप में उनका ये कहना है कि कई ऐसी शर्तें जो है वो उन पर लगाई जा रही है। और साथ में उनका एक आरोप ये भी है कि जो आरसीए है उसने जो अभी बीते दिनों दुबई में आईपीएल मैच दिखाने के लिए जो खर्चे किए हैं वो अनावश्यक रूप से आरसीए अपनी तरफ से जो है वो खर्चे कर रहा है। तो ये तमाम जो आरोप हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस बैठक के बाद में क्या निकल करके सामने आता है, जिस रूप में जो तमाम जो जिन जिला संघों की बात यहाँ पर की जा रही है उनके लिए किस तरह का जो फैसला है वो यहाँ पर लिया जाता है। अभी जो निगाहें हैं उन्हीं पर बनी हुई हैं। जी जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और शिंदे सरकार का बहुमत परीक्षण, हेड काउंटिंग से बहुमत परीक्षण होगा। विधायकों की गिनती का काम जारी है। दोनों गुटों ने विधायकों को व्हिप जारी किया। शिंदे और उद्धव गुट की तरफ से ये व्हिप जारी किया गया है। तो फिलहाल महाराष्ट्र से ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, एकनाथ शिंदे के शपथ लेने के बाद अब फ्लोर टेस्ट की औपचारिकता भी पूरी की जा रही है, ताकि आगे सरकार चलाने में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और ये तस्वीर साफ हो जाए कि किसके साथ कितने विधायक हैं।
इसका तरीका अपनाया गया है हेड काउंटिंग से, यानी कि इस समय जो विधानसभा में मौजूद हैं, हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया था कि वो विधानसभा में हेड काउंटिंग के दौरान, फ्लोर टेस्ट के दौरान मौजूद रहें, और अब वही हेड काउंटिंग यहां पर चल रही है। अमित राय, मुंबई संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, साफ और सीधा तरीका अपनाया गया है, जिसे स्ट्रेट तरीका कहा जा सकता है कि हेड काउंटिंग की जाएगी। दोनों पार्टियों ने व्हिप जारी किया हुआ है, दोनों ही पार्टियों के विधायक यहां पर मौजूद है। हेड काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कहीं से भी जो है वो इस तरह की जानकारी अमित मिल रही है, सीधे और साफ नतीजे आने की उम्मीद अमित? लेकिन इसी दौर में पहले ये था कि ध्वनि मत से जो है फैसला लिया जाए, लेकिन विपक्ष ने जो है इसका विरोध किया। उनका साफ तौर पे कहना था कि हेड काउंटिंग हो यहाँ पर। तो कल जिस तरह से स्पीकर की प्रक्रिया का चुनाव हुआ था, उसी प्रक्रिया का निर्वहन आज भी किया गया। जो एकनाथ शिंदे के समर्थक है उनको एक तरफ बिठाएगा, जो विरोध में उनको एक तरफ बिठाएगा, और हेड काउंटिंग जो है अभी चल रही है। और शिंदे के समर्थन में अब तक 70 से ज्यादा वोट जो है वो उन्हें मिल चुके हैं। एक और खबर ये थी कि शिवसेना विधायक संतोष बांगर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, और अभी अभी उन्होंने एकनाथ शिंदे के समर्थन में जो है वोट किया। तो अब जो बचे उद्धव गुट के सामने 15 विधायक जो है उनके ग्रुप में अभी तक बचे हैं। क्योंकि कल देर रात हमने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो है शिवसेना के एकनाथ शिंदे को जो है गठ का नेता जो है नियुक्त किया, और उन्हीं के समर्थक महेश गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त किया। इस मामले को लेकर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले की सुनवाई जो है 11 तारीख को होगी। यानी उद्धव ठाकरे गुट को आज एक और झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा। अब सवाल ये होता है कि आज जो व्हिप जारी किया गया है शिंदे गुट की तरफ से, अगर उसके विरोध में जो है उद्धव ठाकरे गुट जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी अयोग्यता को रद्द करने के लिए जो है शिंदे गुट मांग कर सकता है। बिल्कुल। अमित, कितना और समय लगने वाला है इसमें? चूंकि आपने बताया कि हेड काउंटिंग की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है, अगर बहुमत जो है एकनाथ शिंदे की तरफ साफ तौर पर आता है तो क्या इसके बाद में भी किसी तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अभी तक शिंदे के पक्ष में जो है 80 वोट जो है बढ़ चुके हैं। सीधी जो है शिंदे गुट जो है वो लगातार जो बहुमत की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। देखिए, मामला जो है अब अस्तित्व की लड़ाई का है, क्योंकि देखिए फ्लोर टेस्ट हारना है, ये बात जो है शिवसेना भी अच्छी तरीके से जानती है, एनसीपी कांग्रेस भी जानती है। लेकिन अब पक्ष बचेगा कि नहीं बचेगा वो सबसे बड़ा सवाल है। पक्ष को बचाने के लिए जद्दोजहद जो है वो लगातार हो रही है। आज जो है 1 बजे जो है उद्धव ठाकरे ने बैठक भी बुलाई, जिसमें सभी जो सांसद है, जिला अध्यक्ष है, विभाग प्रमुख है, ये सारे लोग जो रहेंगे। फिर इस फ्लोर टेस्ट के बाद जो है देवेंद्र फडणवीस ने भी बैठक बुलाई, जहां बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे, और मंत्रालयों पर आने वाली सरकार के जो विस्तार है उस पे गठन पे चर्चा की जाएगी। तो लगातार जो है यहाँ पर बैठकों का दौर शुरू है। बहुमत परीक्षण जो है वो शिंदे और बीजेपी ग्रुप ही जीतेगा, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन किस तरह से व्हिप को लेकर आदित्य ठाकरे समेत जो शिवसेना के उद्धव गुट के लोग हैं उस पर कार्रवाई की जा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता मुंबई अमित राय जानकारी दे रहे थे। इस समय ये तस्वीरें महाराष्ट्र विधानसभा की, जहां पर फ्लोर टेस्ट इस समय चल रहा है। और आरसीए बैठक में हंगामे की खबर। अभी कुछ ही मिनटों पहले आरसीए की बैठक शुरू हुई है। वैभव गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है, और इसी आरसीए बैठक में अब हंगामा हुआ है। तो आरसीए मीटिंग में हंगामा, इस समय आरसीए की बैठक चल रही है और उसी में ये हंगामे की खबर सामने आ रही है। महेश धादिच हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेश, कुछ ही मिनटों पहले ये बैठक शुरू हुई है। बैठक शुरू होते ही हंगामा, किस विषय को लेकर यहां पर हंगामा शुरू हुआ है?
महेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जो मतलब इनके राजनीतिक दुश्मनियां निकालनी है जिलों में, उन लोगों को हटाया जा रहा है। अब एजेंडा नहीं दिया, नंबर 1। मैंने कहा भाई मिनट्स दो, आप किसी के पास मिनट्स की कॉपी अभी दे दो, किसी के पास, आप लोगों के पास मीडिया से छुपाया जा रहा है, हमारे से छुपाया जा रहा है। इन लोगों का क्या किया जाए? आगे एजेंडे, जमीन गिरवी रखनी है, पैसे खाने, लोन लेना है, पैसे खाने हैं, आरपीएल करनी है, बैटिंग करनी है इनको। आपको पता है जयपुर में लीग हुई थी, क्या हुआ था? सेम वही घटना चक्र होना है। तो वो पैसे खाने में कि तुम तुम्हारे पैसे खाओ, तो मैं जब बीजेपी आएगी जांच करा लूंगा और जो चोर होंगे उनको जेल भेज देंगे। अब आज ये हमारे जिलों पर अग्नि लगा लगा के पूले फेंक रहे। अरे भाई, हवा का रुख कभी भी बदल गएगा, तुम्हारे महल जल जाएंगे। ये क्रिकेट की लड़ाई है, इसको राजनीतिक लड़ाई मत लाओ। तो हमने जो कंप्लेंट्स कर दी है, मैं कहता हूं कि जो अंडरटेकिंग हमने दी है, लोकपाल का जो आदेश हुआ है, दोनों को पूरी मीडिया के सामने बैठ करके मैं चैलेंज देता हूं, अध्यक्ष और सचिव दोनों को, किसी भी टीवी भी, किसी भी चैनल पर, किसी भी मीडिया के सामने आकर के मेरे से खुली बहस करे, एक एक बिंदु पर, और 2 लॉयर लेके आए। एक कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज बैठा दे, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज बैठा दे। अगर हमने कंप्लाइंस नहीं किया, मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, नहीं तो क्रिकेट छोड़ दे। इसका राजनीति के मत करो। अब क्या बचा इस कांग्रेस में? 8.5 का छोटा रिचार्ज है, साल भर में खत्म हो जाएगा। कितना बचा है समय? लेकिन इस क्रिकेट खेल में राजनीति मत लाओ, कांग्रेसीकरण मत करो। अपने कांग्रेसी नेताओं की रड़क निकालने के लिए जिलों पर अत्याचार मत करो, खिलाड़ियों पर अत्याचार मत करो। स्टेडियम का निर्माण देखो कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है। अब बेचारा इंग्लिश में है वो लोकपाल का आदेश, अब महेंद्र जी छठी फैल, वो अंग्रेजी कहां से पढ़ेंगे, किससे अनुवाद कराएंगे? आती जाती नहीं है कोई चीजें, तो बकवास की बातें कर रहे। रबड़ स्टाम्प सेक्रेटरी है, मन में जहां दस्तखत करा लो, कुछ पता ही नहीं। ललित मोदी, ललित मोदी, ललित मोदी। ललित मोदी के पास साउथ अफ्रीका दिया गए थे घूमने, उनके पैसों से खरीदारी की है, उनके पैसों से मौज मस्ती की है। हम तो नहीं गए साउथ अफ्रीका, उधर भी मौज इधर भी मौज, और बातें ललित मोदी की करते हैं। ललित मोदी जब तक जिंदा था सब कोर्ट में उनकी गोदी में बैठे थे। हमारे तो ललित मोदी से 50 बार झगड़े हो गए थे, क्रिकेट को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के। खैर, जो भी है, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी बिंदुओं पर हम बोल रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, उनको अक्सर से छापा जाए। हमारे से कुछ अन्य चीज पूछनी है वो आप अभी पूछ लें। क्या कह रहे हैं आपके जो जितने जिले बताए आपने, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? जिलों को मेरे को एक बात बताओ, स्पोर्ट्स एक्ट में रजिस्ट्रार और महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर से कोशिश करते हैं महेश से बात करने की। महेश, साफ तौर पर विरोध इनका सामने आ रहा है, क्या हंगामा हुआ था, किस मुद्दे को लेकर इन्होंने इतनी तल्ख प्रतिक्रिया दी है, और किस जिले से संघ से ताल्लुक रखते हैं? तो आरसी एकेडमी में बैठक चल रही है और इस बैठक में अभी जो है विवाद भी सामने आना शुरू हो चुका है। बैठक के दौरान हंगामा हुआ है करके और माननीय लोकपाल को सूचित कर दिया। 27 अगस्त को माननीय लोकपाल ने स्पष्ट आदेश दे दिया था कि तीनों जिला क्रिकेट संघों को बहाल करते हुए, फुल बॉडी मानते हुए, और इनकी कंप्लायंस पूर्ण हो गई है, इनको माना जाए। ये आदेश देने के बाद माननीय शिव कीर्ति सिंह जी को यह हटाया गया और उनके बाद लोकपाल बनाए गए। आज तक लोकपाल जी का कोई भी नोटिस हमारे पास नहीं आया है और हमने सारे केस हाईकोर्ट से विड्रॉ करके और माननीय सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, बीसीसीआई सब जगह ईमेल और बाई लेटर इनको सूचित कर दिया है। सब कंप्लायंस अविनाश जी रिपोर्टर लाइव पर दी हुई है। अविनाश रिपोर्टर लाइव और एक बार फिर से कोशिश करते हैं महेश धादित से बात करने की। महेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, बताना चाहूँगा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की जो आज ईजीएम बुलाई गई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और जिस तरह की आशंका हमने आपको पहले ही कहा था कि किस तरह से जो है एक आशंका बनी हुई है कि इसमें जो है 3 जिला संघों को लेकर के संभवतः कोई निर्णय हो सकता है, या फिर इन तीनों जिला संघों के जो प्रतिनिधि हैं उस बैठक में रहेंगे। और एक हंगामे की आशंका जो है हमने आपको सबसे पहले बताया था कि किस तरह से यहाँ पर बनी हुई है, और ऐसा ही हुआ है। इस बैठक में जो नागौर जिला संघ के सचिव हैं RS नांदू, वो पहुंचे थे, और विनोद सारण श्रीगंगानगर के वो पहुंचे हैं, और यहाँ पर जो है जिस तरह से हंगामा करते हुए वे बाहर निकले और जो अपनी नाराजगी है वो यहाँ पर जता रहे हैं। साफ तौर पर इनका ये कहना था कि जो यहाँ पर जो ये बैठक की जा रही है उसमें उनके इन तमाम जो मसले थे, अपनी जो बात उनको रखनी थी वो ठीक तौर पर रखने नहीं दी गई है, और सीधे तौर पर आरोप उन्होंने लगाए हैं कि जो कांग्रेसीकरण है आरसीए का वो किया जा रहा है, राजनीतिकरण जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इस तरह के जो आरोप हैं RS नांदू और जो विनोद सारण हैं उनकी तरफ से आरसीए की जो मौजूदा कार्यकारिणी है उस पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही में ये कहा जा रहा है बार बार आरसीए की तरफ से कि जो ललित मोदी है उनका जो जुड़ाव है वो कहीं न कहीं इन जिला संघों से अभी तक है, लेकिन इस बात को वे डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तक कोई जुड़ाव जो है इस मायने में उनका जो है साबित नहीं हो पा रहा है, और इसके संबंध में उन्होंने तमाम जो शर्तें हैं वो पूरी कर दी है। बावजूद इसके जो है उन्हें परेशान किया जा रहा है। सीधे बात करने की भी कोशिश है। हमारे साथ में इस समय जुड़े हुए तमाम जो जिला संघ हैं, तीनों जिला संघ के प्रतिनिधि इस समय मौजूद है। गंगानगर के जो जिला संघ के सचिव हैं विनोद सारण, सबसे पहले आपकी किस बात को लेकर के आपत्ति मीटिंग में रही? आपत्ति ये है कि माननीय लोकपाल ने जो आदेश दिए उसके बाद हमने हाईकोर्ट से सारे केस जो किए हुए थे वो उनके आदेशानुसार हमने विड्रॉ कर लिए, और वो ये कह रहे हैं सूचित RCA सूचित, BCCI अध्यक्ष सूचित, BCCI सेक्रेटरी सूचित, RCA अध्यक्ष सूचित और RCA सेक्रेटरी को सूचना, और सब सूचना होने के बाद हमारी सारी कंप्लायंस होने के बाद हमने इनको हर कंप्लाइन, इन्होंने 30 अगस्त को फिर लेटर दिया कि ये चीजें, इन्होंने 50 साल का रिकॉर्ड मांगा जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार भी 10 अपराधी मान करके उसे जेल में 1 दिन रखना और बाद में मुचलके पर जमानत पर रिहा करना। रिहा होने के बाद में बार बार उसको धमकी दिए जाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा केवल आश्वासन देना, बार बार सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद भी सुरक्षा प्रदान न करना, अपितु उसी को CCTV कैमरा लगाने के लिए बाध्य करना, और अंतिम समय तक सुरक्षा मांगने पर यह कह करके कि हमें वी आर जस्ट ए फोन कॉल अवे, एक टेलीफोन कॉल दूर है। अगर एक व्यक्ति की हत्या कारित कर दी जाती है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग, जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन जिन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिलाया था वो, और उसके पीछे खड़ी राजस्थान की सरकार उसके लिए निश्चित रूप से दोषी है। कन्हैयालाल जी की हत्या चाहे हत्यारों ने कारित की होगी, लेकिन राज्य सरकार और राजस्थान की पुलिस, उदयपुर की पुलिस भी, पुलिस के अधिकारी भी निश्चित रूप से इस दोष से, इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। NIA ने इसकी जांच करना प्रारंभ किया है। टेक्निकली कल से NIA को कस्टडी मिला है। इन सब की, इन हत्यारों के जो मानसिकता है, मोटरसाइकिल के नंबर से लेकर के उनकी पाकिस्तान यात्रा के जो सूत्र मिले हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है कि केवल एक व्यक्ति का ऐसी की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया घटना नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत हुई है। और पिछले दिनों जिस तरह से राजस्थान में करौली से के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में जोधपुर, इन सब घटनाओं को यदि कनेक्ट करके देखा जाए, बार बार हमने ये कहा था कि ये जो मानसिकता राजस्थान में पनप रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इनको पल्लवित पोषित कर रहा है, कौन इस तरह की मानसिकता को खाद और पानी दे रहा है, इसकी समग्रता के साथ में एक होलिस्टिक जांच होनी चाहिए, और ताकि ऐसी मानसिकता को यहीं इसी स्तर पर रोका जा सके, क्रश किया जा सके।
लेकिन दुर्भाग्य से बार बार कहने के बावजूद भी फौरी तौर पर कार्रवाई करके हर बार छोड़ दिया गया। एक पोस्ट डालने पर मैं आपके सामने एक फर्क रखना चाहता हूं। एक पोस्ट डालने पर एक व्यक्ति को उठा करके तुरंत जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया जाए, और खुलेआम एलानिया धमकी देने वाले व्यक्ति जो पुलिस की प्रेजेंस में धमकी दे रहा है कि जीभ काट देंगे, शरीर काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई न की जाए, उसको मुकदमा दर्ज होने के बाद में भी 10 दिन तक उसको गिरफ्तार न किया जाए, और जिस तरह से गिरफ्तार किया जाए उसका वीडियो, और गिरफ्तार करने के बाद में उसको जिस तरह से ले जाकर के घर छोड़ा गया, उन दोनों के वीडियो को देखेंगे तो ये मानसिकता इस बात को प्रदर्शित करती है कि इस तरह के लोगों को, इस तरह की मानसिकता को अपने वोट बैंक को साधने के हित में कौन प्रश्रय दे रहा है। और जो लोग प्रश्रय दे रहे हैं, समाज उनको बहुत स्पष्टता के साथ में देख रहा है, और उनके साथ में निश्चित रूप से समाज समय आने पर अपने हिसाब से, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से कार्रवाई करेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि एक वोट बैंक के लालच में पुलिस पर जिस तरह का दबाव बनाया गया, उसके चलते एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कारित कर दी गई। इस परिवार को जिस तरह का सदमा और आघात पहुंचा, और आज भी जिस तरह का भय उनके परिवार का है, मैंने अभी उनकी पत्नी से बातचीत की, उनकी माताजी से बातचीत की, उनको जो डर है, वो अंदेशा है, वो यह है कि जिस तरह से पहले भी हम लोगों की शिकायत के बावजूद भी कोई सुरक्षा नहीं दी गई, और अभी भी उसी तरह का खतरा हमारे परिवार और परिजनों पर है। इस न्यायिक प्रक्रिया में जो काफी दिन तक चलती है, इसमें इनके ऊपर दबाव बनाया जाए, उस सब के समय में इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, इसको प्रशासन को सुनिश्चित करना ही चाहिए। वरना अगर इस तरह की घटना वापस होती है तो निश्चित ही समाज का इस प्रशासन और व्यवस्था से, इस वर्दी से विश्वास जो है वो समाप्त हो जाएगा। That has to be taken care. It also has to be investigated, and whosoever is promoting and provoking this type of mentality is to be identified and punished. सर देश के संविधान में आर्टिकल 115 है, कोई भी धमकी दे रहा है, मरने मारने की धमकी दे रहा है, तो उसका यूज क्यों नहीं करी सरकार? नहीं, वो मैंने आपके सामने ही कहा है कि जब हम लोगों ने दबाव बनाया, मैंने बार बार ट्वीट किया, मैंने मीडिया के द्वारा स्टेटमेंट दिया, अधिकारियों को फोन करके कहा, उसके बाद में उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तार किस तरह से किया गया, ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से दिखाना चाहिए। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आर्टिकल 115 को सुनिश्चित कराने के लिए उसको इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप सबकी जिम्मेदारी भी है। समाज के सामने वो सत्य निश्चित रूप से लाया जाना चाहिए कि किन लोगों ने जो है, कौन ताकतें हैं जो ऐसे लोगों को उसके बाद में भी संरक्षण देने के लिए काम कर रही हैं। सर, क्या जोधपुर और अमरावती की घटनाएं जो सेम है, लिंक निकल सकता है इन दोनों का आपस में? देखिए, जांच का विषय है, मुझे जांच के समय में इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन निश्चित ही ये जो पैटर्न, चाहे करौली से लेकर के अब तक अमरावती तक जो पैटर्न दिख रहा है, ये इस पैटर्न में निश्चित रूप से दिखता है कि इस मानसिकता को कहीं न कहीं सूत्र और तार कहीं जुड़े हुए। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है, जो एक आरोपी है रियाज, उसका कहीं ना कहीं संबंध बीजेपी से है, बीजेपी के संरक्षक मोर्चा में वो ज्वाइन किया था, वो फोटो भी वायरल की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो इसके ऊपर पार्टी के ऊपर बात नहीं किया, न मैं पार्टी लाइन पर बात कर रहा हूँ। फोटो तो शायद किसी भी तरह के अपराधी की, कितनी तरह के अपराधियों की मिलेगी, फोटो तो उदयपुर हत्याकांड के एक आरोपी की नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि कन्हैयालाल हत्याकांड का आरोपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य है। गुलाबचंद कटारिया के साथ उसकी फोटो है। कांग्रेस नेता रघु शर्मा का आरोप है कि बीजेपी आग लगाने का काम करती है। वायरल फोटो पर खुद गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि फोटो फैब्रिकेटेड है, तकनीकी छेड़छाड़ कर ये फोटो बनाई गई है। मैं आरोपी को नहीं जानता, किसी कार्यक्रम में किसी नेता के साथ कोई भी फोटो खिंचवा सकता है। मैं एसपी से मांग करता हूं कि पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसे सजा मिले। लगाने का काम पूरा का पूरा बीजेपी का है। पहले बयान दिया गया, वो बीजेपी की प्रवक्ता थी। अब ये जो आदमी जिसने कत्ल किया, ये बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका ये इलेक्शन का मैनेजमेंट का काम देखता है खुद का। अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदे के लिए देश में इस तरह आग लगाने का काम बंद करे। और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि इस नफरत की राजनीति से देश को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप ये पोलराइजेशन की राजनीति अपने राजनीतिक हित में कर रहे हो और इससे देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। लोगों में भय है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का वातावरण है
और बैकड्रॉप में पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। वो आग लगाते हैं, हम आग बुझाते हैं। मैं सार्वजनिक जीवन में काम करता हूँ 40 साल से। अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा अधिकृत मोर्चा है। उस मोर्चे के कार्यक्रम में जाना मेरा धर्म बनता है। उस कार्यक्रम में अगर गया हूँ और मेरे पास में कौन आके फ़ोटो खींचा, और जहाँ तक मैंने फ़ोटो देखा है, मैं तो बहुत परफेक्ट आदमी तो नहीं हूँ, पर ये फैब्रिकेटेड है। मेरे फ़ोटो का अगर कोई एनालिसिस करेगा तो ऐसा लगेगा कि उसको मेरे पास ला कर के किसी ने एडजस्ट किया। ये कैसे करते हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं आज एसपी को इस बारे में ज़रूर भेजूँगा, इस बारे में भी तहक़ीक़ात करें कि वास्तव में फ़ोटो है या मेरे फ़ोटो के साथ ला कर के इस फ़ोटो को फैब्रिकेट किया है किसी ने। और शिंदे सरकार को बहुमत मिल गया। एकनाथ शिंदे ने बहुमत हासिल कर लिया। औपचारिक ऐलान बाकी है। एकनाथ शिंदे को विश्वास मत मिला है। अभी भी शिंदे समर्थक विधायकों की वोटिंग जारी है। शिंदे को 164 विधायकों ने वोट दिया है। तो शिंदे सरकार, महाराष्ट्र से बड़ी खबर जहां पर फ्लोर टेस्ट चल रहा है और इसमें एकनाथ शिंदे को बहुमत मिल गया। हालांकि वोटिंग अभी भी जारी है, लेकिन बावजूद इसके जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा बहुमत हासिल एकनाथ शिंदे को हो चुका है।